अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 1। तारों भरा आसमान आज आम दिनों से कुछ ज्यादा ही साफ महसूस हो रहा था। तारों की बेपनाह जगमगाहट ने पूरे आसमान और फिजा को रोशन कर रखा था कि अचानक दूर मशरिक की तरफ से बेशुमार स्याह रंग के धब्बे आसमान पर तैरते हुए महसूस हुए। ये धब्बे खासी तेज रफ्तारी से मगरिब की तरफ बढ़े चले आ रहे थे, फिर इनकी बुलंदी कम होने लगी और चंद ही लम्हों बाद आसमान दिल दहला देने वाली चंगाड़ों से गूंज उठा। स्याह धब्बे बमबार जहाज थे। ये तादाद में 50 के करीब थे और फिर देखते ही देखते उन्होंने गौता लगाया और दूसरे लम्हे इन धब्बों ने और बेशुमार छोटे छोटे धब्बों को उगल दिया। ये छोटे धब्बे तेजी से जमीन की तरफ बढ़ते चले गए और चंद ही लम्हों बाद जमीन खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। धमाके मुसलसल हो रहे थे और अब इन धमाकों में इंसानी चीखों और कराहों की आवाजें भी शामिल हो गईं। हर तरफ क़यामत का समा था। चंद ही लम्हों बाद हर तरफ आग ही आग फैलती चली गई और इस आग में इंसानी हियोले चीखते उछलते हुए चंद लम्हों के लिए दौड़ते नजर आए और फिर इस आग के समंदर में हमेशा के लिए डूब गए। ये दरिया से 10 किलोमीटर हटकर एक इंसानी बस्ती थी। खैमों में आबाद बस्ती, हर तरफ 10,000 के करीब खैमे फैले हुए थे। इन खैमों में कई सालों से इंसान रहते चले आ रहे थे। ये फलस्तीनी थे जिन्हें यहूदियों ने जिला वतन कर दिया था और ये लोग यहाँ खैमा लगाए यहूदियों से अपने वतन को आजाद कराने की जद्दोजहद में मसरूफ थे। ऐसी बेशुमार बस्तियां जगह जगह फैली हुई थीं। यहूदी दरिंदे कभी कभी इन बस्तियों पर बमबारी करते और इन्हें तबाह करते रहते, मगर आजादी वतन की खातिर लड़ने वाले जियालों का अज़्म हर हमले के बाद कुछ ज्यादा ही पुख्ता हो जाता, जिसका नतीजा ये था कि यहूदी दरिंदे आज तक इन बस्तियों का मुकम्मल खात्मा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। इस बस्ती का नाम शामिल था और इस बस्ती में करीबन 50,000 फलस्तीनी रहते थे। इनकी एक नस्ल इन्हीं खैमों में पलकर जवान हुई थी। ये वो लोग थे जो जिंदा ही इसलिए थे कि यहूदियों का खात्मा करके अपने मुल्क को आजाद करा के ही दम लेंगे। यहूदी बमबार जहाज हमला करने के बाद वापस चले गए थे, मगर इस बार यहूदियों ने आम बम इस्तेमाल करने के बजाय खौफनाक तरीन नेपाम बम इस्तेमाल किए थे, जो बेपनाह तबाही मचाने के साथ साथ हर तरफ आग फैला देते थे। और ये नेपाम बमों का ही नतीजा था कि तबाही के साथ साथ हर तरफ खौफनाक आग फैलती चली गई और खैमों की वो बस्ती आनन फानन आग का समंदर बन गई। सुबह जब इर्द गिर्द की बस्तियों वालों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की तो मालूम हुआ कि 50-60 हजार अफराद की इस बस्ती में से मुश्किल से चंद 100 अफराद ही जान बचाकर निकल सके थे और इनमें से चंद खुश नसीब ही थे जो सही सलामत निकल आने में कामयाब हो सके थे। बाकी अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से हमेशा के लिए महरूम हो गए थे। ये इतनी दर्दनाक और हौलनाक तबाही थी कि जिसकी मिसाल इससे कबल नहीं मिलती थी और इस तबाही की तफसीलात जब पूरी दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया में इस पर शदीद एहतजाज किया गया। खासतौर पर इस्लामी मुल्कों में इस तबाही पर इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल हुआ और तमाम इस्लामी मुल्कों में यहूदियों के खिलाफ नारे लगाए गए और फलस्तीनियों को हर किस्म की जानी और माली इमदाद दिए जाने के ऐलानात किए गए। सरकारी सतह पर भी इस सिलसिले में शदीद एहतजाज हुए, मगर यहूदियों ने इस एहतजाज को कोई हैसियत न दी, बल्कि इसराइल में खसूसन और तमाम दुनिया के यहूदियों में अमूमन इस तबाही पर जश्न मनाए गए और इसे यहूदी रियासत का अहम कारनामा करार दिया गया। फलस्तीनी गुरीलों ने इस तबाही के इंतकाम में कई यहूदी चौकियों पर हमले किए और सैकड़ों यहूदी मार डाले, मगर शदीद ख्वाहिश के बावजूद इस तबाही का भरपूर इंतकाम ना ले सके और यहूदियों को कोई ऐसा सबक ना दे सके जो उन्हें ताउम्र याद रहता।
आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया खामोश हो गई, मगर फलस्तीनी लीडरों के दिलों में इंतकाम की आग सर्द ना हुई थी। खास तौर पर आजाद फलस्तीन तंजीम के लीडर शाकिर सरार, जो पूरी दुनिया में फलस्तीनियों के अजीम और मुतफिका लीडर की हैसियत से पहचाने जाते थे। उनके दिल में ऐसी आग भड़क उठी थी कि उनका बस न चलता था कि वो अकेले ही दुनिया की तमाम यहूदियों का खात्मा कर दें। मगर वो यहूदियों की ताकत को अच्छी तरह जानते थे, और चूंकि वो बेहद ज़हीन और ठंडे मिजाज के आदमी थे, इसलिए जज्बाती इकदाम करने की बजाय वो कोई ऐसा मंसूबा सोचने में मसरूफ थे जिससे यहूदियों से भरपूर और कामयाब इंतकाम लिया जा सके। इस वक्त भी वो अपने खेमे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे और बार बार अपनी मुट्ठियां भींचते और दांत पीसते। उनकी आंखों में शोले जल रहे थे, मगर वो बेबस थे। उनके जहन में कोई ऐसा मंसूबा नहीं आ रहा था जिसे कामयाब करके वो यहूदियों को एक नाकाबिले फरामोश सबक सिखा सकते। उनके खेमे में ग्रुप के 5 नायब लीडर नींद दाए की सूरत में खामोश बैठे हुए थे और उन सब की नजरें शाकिर सरार पर जमी हुई थीं। इंतकाम, भरपूर इंतकाम, शाकिर सरार टहलते हुए बुड़बुड़ाए और उन्होंने एक बार फिर मुट्ठियां भींच ली। फिर अचानक उनमें से एक नायब लीडर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी सुर्खी नमूदार थी, जो बैक वक्त जोश, जज्बे और मुसरत का इम्तिजाज मालूम हो रही थी। जनाब, अभी भी मेरे ज़हन में ख्याल आया है, अगर ऐसा हो जाए तो हम यहूदियों को ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि जिसे उनकी आने वाली नस्लें भी फरामोश ना कर सकें। नायब लीडर ने कदरे मुअद्दबाना मगर जोश भरे लहजे में कहा, ऐसा कौन सा ख्याल है, जल्दी बताओ। शाकिर सरार ने चौंक कर नायब लीडर की तरफ देखते हुए कहा और बाकी लोग भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जनाब, आप जल्द ही पाक-एशिया का दौरा करने वाले हैं, नायब लीडर ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। हाँ, मैं 10 रोज बाद पाक-एशिया का सरकारी दौरा करने वाला हूँ, मगर शाकिर सरार ने हैरान होते हुए कहा, जनाब, पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस अगर चाहे तो यहूदियों को ऐसे सबक सिखा सकती है कि हम सब का इंतकाम पूरा हो जाएगा, नायब लीडर ने जवाब दिया। पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस और यहूदियों को सबक? मैं समझा नहीं, शाकिर सरार ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस, जिसकी सरबराही X2 करता है, पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल कारकर्दगी के लिए मशहूर है। दुनिया भर के बड़े बड़े मुजरिम उनके सामने घुटने टेक चुके हैं। बेहद वसी जासूसी तंजीमों को ये सीक्रेट सर्विस अपने हाथों मौत की घाट उतार चुकी है, और इस वक्त ये हाल है कि जासूस और बैनुल-अक़वामी मुजरिम पाक-एशिया का रुख करते हुए घबराते हैं। और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, पाक-एशिया के दोस्त मुल्क अक्सर व बेशतर खौफनाक बैनुल-अक़वामी जासूसों और तंजीमों के मुकाबले में पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस की इमदाद हासिल करते रहते हैं, और नतीजा हमेशा उनके हक में रहा है। अगर हम भी पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस को इस बात पर आमादा कर लें कि वो यहूदियों के खिलाफ काम करे, तो आप यकीन कीजिए जनाब, यहूदियों का नाटका बंद हो जाएगा, नायब लीडर ने जोश भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तुमने बात तो ठीक की है, मैंने भी पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस के कारनामों के मुतालिक सुना हुआ है, मगर सीक्रेट सर्विस अपने मुल्क के इंतहाई अहम और जिम्मेदार लोग होते हैं। आखिर पाक-एशिया के सदर किस तरह गवारा कर लेंगे कि वो गैर महदूद मुद्दत के लिए पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस को हमारे मिशन पर लगा दें, शाकिर सरार ने कुछ सोचते हुए कहा। जनाब, आप पाक-एशिया जा रहे हैं, अगर हो सके तो आप X2 से खुद मुलाकात करें और उसे इस बात पर राजी कर लें कि वो यहूदियों से भरपूर इंतकाम लेने के लिए हमारी मदद करें। अगर वो तैयार हो गए तो फिर पाक-एशिया के सदर भी उसे नहीं रोक सकेंगे, नायब लीडर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं बात करूंगा, देखो क्या नतीजा निकलता है। वैसे उम्मीद कम है क्योंकि यह हमारी जाती जंग है और हमने इसे खुद ही लड़ना है।
दूसरे लोग हमारी खातिर आग में कूद नहीं सकते। बहरहाल मैं बात करूंगा। अगर वो लोग राजी हो गए तो चलो, इससे कम से कम इतना फायदा तो जरूर होगा कि हम यहूदियों को किसी हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। शाकिर सरात ने जवाब दिया, मगर जनाब, पाक-ए-शिया की सीक्रेट सर्विस यहूदियों के मुकाबले में कोई काबिल जिक्र कारनामा सरअंजाम ना दे सकेगी, क्योंकि यहूदियों की सीक्रेट सर्विस GP5 इंतहाई ताकतवर और खौफनाक तंजीम है, और आज तक उसका मुकाबला दुनिया की कोई जासूस या सीक्रेट सर्विस नहीं कर सकी। मुझे खतरा है कि कहीं पाक-ए-शिया वाले अपनी सीक्रेट सर्विस से ही हमेशा के लिए हाथ न धो बैठे, एक और नायब लीडर ने कहा। हाँ, GP5 वाकई बेहद खौफनाक और ताकतवर तंजीम है। बहरहाल बात करने में क्या हर्ज है। यकीनन पाक-ए-शिया सीक्रेट सर्विस के सरबराह को GP5 के मुतालिक हमसे ज्यादा ही मालूमात होंगे। अगर वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि उनका मुकाबला कर सकते हैं तो वो हमारी बात मान जाएंगे, वरना जाहिर है उनका जवाब नफी में होगा। शाकिर सरात ने जवाब देते हुए कहा। फिर शाकिर सरात ने हाथ को मखसूस अंदाज में लहराया और इसके साथ ही मखसूस इशारा देखते ही एक एक करके खेमे से बाहर चले गए, और खेमे में शाकिर सरात अकेला ही टहलता रह गया। वो बड़ी तेजी से पाक-ए-शिया सीक्रेट सर्विस के मुतालिक सोच रहा था। उसे मालूम था कि जासूस तंजीमें किसी खास मिशन को सामने रखकर काम करती हैं, इसलिए वो सोच रहा था कि ऐसा कौन सा मिशन होना चाहिए जिसे X2 के सामने रखा जाए, और अगर पाक-ए-शिया सीक्रेट सर्विस मैदान में कूद पड़े और इस मिशन को कामयाबी से मुकम्मल करे तो यहूदियों पर ऐसी कारी ज़रब पड़ेगी कि उनके हौसले हमेशा के लिए ही पस्त हो जाएं। मगर ऐसा कोई मिशन उसके ज़हन में नहीं आ रहा था, और फिर उसे खेमे में टहलते हुए 1 घंटे से ज्यादा अरसा हो गया कि वो अचानक उछल पड़ा। उसके ज़हन में बिजली की रफ्तार से एक ख्याल आया था, और फिर जैसे जैसे इस ख्याल पर वो सोचता चला गया उसके चेहरे पर सुर्खी बढ़ती चली गई, आंखों में मौजूद चमक में इजाफा होता चला गया। हाँ, ये बात हुई। अगर पाक-ए-शिया सीक्रेट सर्विस इस मिशन में कामयाब हो जाए तो यहूदियों को ऐसा सबक दिया जा सकता है कि वो मुद्दतों इसे याद रखेंगे, और फिर यहूदियों को कभी ये हिम्मत नहीं हो सकेगी कि वो इस तरह फलस्तीनियों की बस्तियों पर बेदरेग बमबारी कर सकें। शाकिर सरात ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा पुरसुकून होता चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि वह हर कीमत पर पाक-ए-शिया सीक्रेट सर्विस को इस मिशन पर काम करने पर आमादा कर लेगा। चुनांचे ये फैसला करके वो खेमे में बने हुए पार्टीशन की तरफ बढ़ गया जो ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। फलस्तीनियों के अजीम और महबूब लीडर शाकिर सरात 5 रोजा सरकारी दौरे पर पाक-ए-शिया पहुंच चुके थे। पाक-ए-शिया में उनका इस्तकबाल जिस खलूस और जज्बे के साथ किया गया था उससे वो बेहद मुतासिर हुए थे। पाक-ए-शिया के सदर ने जाती तौर पर भी और पाक-ए-शिया और उसके अवाम की तरफ से फलस्तीनियों को हर किस्म की इमदाद देने का शाकिर सरात को यकीन दिलाया था। और फिर दौरे के दूसरे रोज जब वो पाक-ए-शिया के सदर से गैर रस्मी मुलाकात में मसरूफ थे तो उन्होंने सदर से मुखातिब होकर कहा, जनाब सदर, आपने फलस्तीनियों को इमदाद देने का जो यकीन दिलाया है मैं तमाम फलस्तीनियों की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस सिलसिले में कुछ मजीद कहने का भी ख्वाहिशमंद हूँ। शाकिर सरात ने बड़े संजीदा लहजे में पाक-ए-शिया के सदर से मुखातिब होकर कहा। जी फरमाइए, सदर ने इश्तियाक अमीज लहजे में कहा। मैं आपके मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनके सामने मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। शाकिर सरात ने जवाब देते हुए कहा। X2, सदर ने चौंक कर कहा, और फिर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। क्या बात है जनाब सदर, क्या आप X2 से मेरी मुलाकात को पसंद नहीं करते? अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दीजिए, शाकिर सरात ने कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि आपकी X2 से मुलाकात का बंदोबस्त कैसे किया जाए। सदर ने चौंकते हुए जवाब दिया।
आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। शाकिर सरात ने उलझे हुए लहजे में पूछा। दरअसल बात यह है कि इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के सरबराह X2 से जाती तौर पर यहाँ कोई वाकिफ नहीं है। उनका महकमा सेक्रेटरी वजारत खारजा के तहत काम करता है और वही इनसे डील करते हैं, और जहां तक मुझे यकीन है कि वो भी उनसे जाती तौर पर वाकिफ नहीं होंगे, सदर ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या आपके X2 से कभी मुलाकात नहीं हुई? शाकिर सरात ने हैरान होते हुए कहा। कई बार हुई है। वो हमारी अहम मीटिंग में बाकायदगी से शामिल होता है, मगर वो हमेशा हमारे सामने नकाब में आता है। और जहां तक उसके इख्तियारात का ताल्लुक है, यूं समझिए कि मैं बहैसियत सदर भी ना उसे माजूल कर सकता हूँ और ना उससे किसी किस्म की जवाब तलबी कर सकता हूँ, सदर ने जवाब दिया। ओह, और अगर उनसे जवाब तलबी का मौका आ जाए तो फिर? शाकिर सरात ने और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहा। यही तो अजीब बात है कि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया। X2 ने हमेशा हर काम में कामयाबी हासिल की है, और यकीन जानिए कि X2 इस मुल्क की एक ऐसी दौलत है कि हम पूरा मुल्क देकर भी उसका बदल हासिल नहीं कर सकते, सदर ने जवाब दिया। तो क्या नकाब में रहकर भी वो मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते? शाकिर सरात ने कहा। हाँ, इसका बंदोबस्त हो सकता है, मगर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? सदर ने पूछा। मैं तमाम फलस्तीनियों की तरफ से उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, शाकिर सरात ने गोल मोल सा जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं जल्द ही X2 से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर दूंगा, सदर ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, और शाकिर सरात ने उनका भरपूर शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ये गैर रस्मी मुलाकात खत्म हो गई। इमरान आजकल बिल्कुल फारिग था। कई माह से कोई केस ही नहीं आया था, और इमरान आवारागर्दी करते करते जब थक गया तो उसने मुताले में पनाह ली। इस वक्त भी वो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक किताब खोले उसके मुताले में मसरूफ था। सामने छोटी सी मेज पर चाय की प्याली बड़ी ठंडी हो गई थी, मगर इमरान किताब में कुछ इस कदर गर्क था कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सुलेमान चाय रखकर चला गया। सुलेमान को अच्छी तरह मालूम था कि इमरान जब मुताले में मसरूफ हो तो फिर मामूली सी आहट भी पसंद नहीं करता, इसलिए आजकल वो सारा काम दबे पांव करता था। इमरान ने किताब पढ़ते पढ़ते एक तवील सांस ली और फिर किताब बंद करके उसने मेज पर रख दी। उसी लम्हे सामने पड़ी हुई चाय की प्याली पर नजर पड़ी और वो चौंक पड़ा। उसके होंठों पर एक लतीफ सी मुस्कुराहट बिखर गई। प्याली में एक मक्खी बड़े इत्मीनान से तैराकी में मसरूफ थी। सुलेमान, अरे ओ सुलेमान, इमरान ने जोर से हाँक लगाई। वो दूसरे ही लम्हे सुलेमान किसी जिन की तरह दरवाजे में नमूदार हो गया। क्या तुमने यहाँ तैराकी सिखाने का कोई क्लब खोल लिया है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तैराकी सिखाने का क्लब? सुलेमान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। उसे इमरान की बात समझ में नहीं आई थी। इधर मेरे पास आओ, इमरान ने कहा, और सुलेमान कदम बढ़ाता हुआ इमरान के करीब पहुंच गया। ये देखो, तुम्हारी एक शागिर्द किस मजे से तैराकी में मसरूफ है। गजब खुदा का, तुमने क्लब खोल लिया और मुझे बताया ही नहीं। सारी फीसें खुद ही हजम करते रहे हो, इमरान ने उछलकर सुलेमान का कान पकड़ते हुए कहा। अरे अरे साहब, मेरा कान तो छोड़िए, ये कान है, फीसें जमा करने वाला बैंक तो नहीं, सुलेमान ने कान छुड़ाने की जद्दोजहद करते हुए कहा। अरे जाहिल बावर्ची, तुम्हें आज तक कान का मतलब ही नहीं मालूम हुआ? जैसे सोने की कान, चांदी की कान, नमक की कान, जाहिर है कि ये फीसों की सूरत में बटोरे हुए रुपए की कान है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इमरान ने जवाब दिया। साहब, काश आपने उर्दू ग्रामर भी पढ़ ली होती तो इस मुल्क का कितना भला होता।
मैं तो कई बार पछताते पछताते रह गया हूँ कि काश मैं किसी पढ़े लिखे का बावर्ची होता। सुलेमान ने भी तुर्की व तुर्की जवाब देते हुए कहा। अरे अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, तुम्हें जाहिल मालूम होता है? गजब खुदा का, डिग्रियों की इतनी लंबी किताब भी मुझे पढ़े लिखों में शामिल नहीं कर सकी। इमरान ने जलाए हुए लहजे में कहा, जनाब आप कम से कम मुझ पर इन डिग्रियों का रोग ना डाला करें। मैं इनकी असल हकीकत जानता हूं। शुक्र करें मैंने आज तक ये राज किसी को नहीं बताया, वरना। सुलेमान ने अपना काम छुड़ाते हुए जवाब दिया, असल हकीकत? अरे असल हकीकत क्या है? इमरान ने सचमुच हैरान होते हुए पूछा। जनाब आपने वो मिसल तो सुनी होगी कि चूहे को कहीं से प्याज की गट्ठी मिल गई और वो पंसारी बन बैठा। आपका भी वही हाल है। एक डिबिया से कुछ ऑक्सन हासिल कर लिया और बने बैठे हैं पढ़े लिखे। सुलेमान ने अपना कान मसलते हुए कहा, जो सुर्ख हो चुका था। डिबिया से ऑक्सन? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। उसके चेहरे पर वाकई हैरत के आसार नुमाया थे। बस जनाब, इसीलिए तो मैं किसी को बताता नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी जाहिल का बावर्ची है। बस तकदीर का चक्कर है, वक्त गुजार रहा हूं। सुलेमान ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। अभी जल्दी बता इस सारे चक्कर का मतलब, वरना याद रख तेरी सारी इल्मियत नाक के रास्ते से निकाल दूंगा। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जनाब ये भी जाहिलियत का एक बदतरीन मुजाहरा है कि जब और कुछ ना हो सका तो रोक डालना शुरू कर दिया। सुलेमान ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा और इमरान मुक्का तान कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। बताता है या फिर? इमरान ने बड़ा संजीदा चेहरा बनाते हुए कहा। बताता हूँ साहब। ऑक्सन एक जड़ी बूटी का नाम है, बड़ी मशहूर जड़ी बूटी है। काश आपने तिप पड़ी होती। सुलेमान ने जवाब दिया। अरे अब आगे भी बोल, इमरान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। बता तो रहा हूं जनाब, बस आप मजीद जाहिलियत का मुजाहरा ना कीजिए। ऐसा ना हो कि शर्म के मारे मुझे खुदकुशी करनी पड़े। गालियां देना जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी है। सुलेमान ने पीछे हटते हुए कहा। फिर बता भी सही, तूने इतनी निशानियां बताना शुरू कर दी हैं कि मुझे भी अपनी जाहिलियत पर यकीन आता जा रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे दावा कर दूं कि उसने मुझ जैसे जाहिल को साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री क्यों दे डाली। इमरान ने बेख्तियार अपना सर पकड़ते हुए कहा। शुक्र है आपको अपनी जाहिलियत पर यकीन आ गया। बहरहाल अब आगे सुनिए। आप जिनको डिग्रियां बनाकर मुझ जैसे पढ़े लिखे आलिम फाजिल बावर्ची पर रोक डालते हैं, मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ ऑक्सन हासिल कर लिया और बस। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ ऑक्सन? इमरान ने आंखें फाड़ कर दोहराते हुए कहा। हाँ जनाब, आप MSc DSc ऑक्सन कहते हैं ना अपने आप को। आप खुद फैसला कर लीजिए। M से बनी मुसीबत, ये इसका मतलब C से बना किसी, D तो जाहिर है डिबिया का मुखफ़फ़ है और S का मतलब पहले ही बता गया हूं, और C का हुआ कुछ, आगे ऑक्सन, यानी मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ ऑक्सन आपको मिल गया और आपने रोक डालना शुरू कर दिया। वही चूहे वाली मिसाल। सुलेमान ने बड़े ही संजीदा लहजे में इमरान को समझाते हुए कहा और इमरान धड़ाम से वापस कुर्सी पर गिर गया। खुदा की पनाह, इतना पढ़ा लिखा बावर्ची, भाई मुझ जैसे जाहिल का तुम्हारे साथ कैसे गुजारा हो सकता है। इसलिए इलामा बावर्ची साहब, आज से आपकी छुट्टी। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। साहब सोच लें, लेबर कोर्ट्स खुली हैं और वकील को फीस देने जितनी रकम मेरे पास है। सुलेमान ने रूखे लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो खुदाया, अब मैं कहां जाऊं? इमरान ने दोबारा दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा। फिलहाल आप बाथरूम का चक्कर लगाएं, कुछ तबीयत हल्की हो जाएगी। सुलेमान ने जवाब दिया और मेज पर पड़ी प्याली उठाकर तीर की तरह बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया।
और उसके दरवाजे में गायब होते ही इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। कई घंटों के मुताले ने जहन पर संजीदगी की जो गर्द चढ़ा दी थी वो सुलेमान ने चंद ही लम्हों में साफ कर दी थी। उसे मालूम था कि चंद लम्हों बाद उसके सामने गर्म चाय की प्याली मौजूद होगी। उसी लम्हे मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन गुनगुना उठा और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, अली इमरान जाहिल स्पीकिंग। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान बेटे। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने शायद जानबूझकर जाहिल का लफ्ज नजरअंदाज कर दिया था। क्या जिंदगी में पहली बार बोले हैं आप जो मुझ पर एहसान जता रहे हैं? इमरान ने लहजे में झुंझलाहट पैदा करते हुए कहा। आज शायद सुलेमान ने कुछ ज्यादा ही मिर्चें डाल दी हैं। बहरहाल सुनो, शाम 6 बजे प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच जाओ X2 के रूप में। शाकिर सरात तुमसे मिलना चाहते हैं। सर सुल्तान ने जल्दी जल्दी कहा और फिर इमरान की तरफ से जवाब सुने बगैर ही उन्होंने राब्ता खत्म कर दिया। शाकिर सरात? इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें फैलती चली जा रही थीं। इमरान X2 के रूप में जब प्रेसिडेंट हाउस के मखसूस मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ तो हॉल में मौजूद सदर ममलिकत बेख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए और सदर ममलिकत की वजह से वहां मौजूद बाकी अफराद को भी उठना पड़ा, जिनमें शाकिर सरात भी शामिल थे। इमरान ने सर को जरा सा झुकाकर सदर ममलिकत और शाकिर सरात को सलाम किया और फिर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। शाकिर सरात इंतहाई इश्तियाक अमीज नजरों से इमरान को देख रहे थे। ये हमारे मुल्क की सीक्रेट सर्विस के सरबराह मिस्टर X2 हैं और ये फलस्तीन के महबूब और अजीम लीडर और हमारे मेहमान जनाब शाकिर सरात हैं। सदर ममलिकत ने दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। मैं मोजिज मेहमान को अपने मुल्क में खुशामदीद कहता हूँ। फलस्तीनियों के लिए आपकी जात इंतहाई गरा कदर सरमाया है। इमरान ने इस्तकबालिया फिक्रे बोलते हुए कहा। आपका बेहद शुक्रिया जनाब। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कम अज कम आपको नकाब में ही देखने का मौका मिल गया है, वरना दुनिया के हजारों अफराद इस मौके की हसरत के लिए दुनिया से गुजर जाते हैं। शाकिर सरात ने हंसते हुए जवाब दिया। जनाब शाकिर सरात आपके सामने कोई खास बात करना चाहते थे, इसलिए इनकी ख्वाहिश पर इस मीटिंग का बंदोबस्त किया गया है। सदर ममलिकत के करीब बैठे सर सुल्तान ने फौरन ही बात का रुख पलटते हुए कहा। फरमाइए। इमरान ने मखसूस बावकार लहजे में कहा। जनाबे सदर और मिस्टर X2, आपको फलस्तीनियों की बस्ती शामिल की होलनाक तबाही का अच्छी तरह इल्म होगा। शाकिर सरात ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। हाँ, मैंने इसकी तफसीलात पढ़ी हैं। यहूदियों ने इंतहाई दरिंदगी का सबूत दिया है। इमरान ने जवाब दिया। बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया के यहूदी चाहे वो किसी भी पेशे या मकाम पर मौजूद हों, इसराइल की इमदाद करना अपना फर्ज समझते हैं। यही वजह है कि उनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब उनका हौसला इस कदर बुलंद हो चुका है कि वो सीना जोरी से पूरी दुनिया के एहतजाज को नजरअंदाज करके फलस्तीनियों का कत्लेआम करने में मसरूफ हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक उन्हें कोई ऐसी कारी ज़र्ब ना लगा दी जाए कि जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाए कि अगर फिर फलस्तीनियों पर इस तरह का गैर इंसानी हमला किया गया तो ताकत का जवाब ताकत से दिया जा सकता है, उस वक्त तक खाली बातों या जुबानी एहतजाज से कुछ नहीं होगा। शाकिर सरात ने बड़े जोशीले लहजे में कहा। आपकी बात दुरुस्त है, सदर ममलिकत ने तायद करते हुए कहा, और मैं इस सिलसिले में मिस्टर X2 की खिदमत हासिल करना चाहता हूँ। शाकिर सरात ने कहा और सदर ममलिकत समेत सब चौंक पड़े। आप फरमाएं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फलस्तीनियों के लिए हमारे बस में जो कुछ भी हो सका जरूर करेंगे। इमरान ने जवाब दिया। आपके जवाब ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। दरअसल बात यह है कि इसराइल ने इकरमा की मदद से एटम बम तैयार कर लिया है।
और अब वो इस एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करने के लिए मिसाइलों की तैयारी में मसरूफ है। और मुझे यकीन है कि जिस रोज उसने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए तो वो बेदरेग इन बॉम्ब्स को अरबों पर अमूमन और फलस्तीनियों पर खुसूसन इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इससे पहले कि वो एटम बॉम्ब और मिसाइल तैयार करने में कामयाब हो जाएं, हम उनके तैयार एटम बॉम्ब को फार्मूले समेत उड़ा लें, ताकि वो एटम बॉम्ब की दोबारा तैयारी में अगर फौरी तौर पर मसरूफ भी हो जाएं, तो कम से कम हमें इतना वक्फा जरूर मिल जाएगा कि हम अपनी हिफाजत का इंतजाम कर सकें। दूसरी बात ये कि जब उन्हें मालूम होगा कि हम फलस्तीनियों के पास एटम बम पहुंच चुका है, तो फिर वो यूं बेदरेग हमले करने से रुक जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि वो एटम बम ताकत के तवाज़ुन के लिए हमें दे दें और फार्मूला अपने पास रख लें, ताकि आप इस्लामी मुल्कों और अपने लिए इस फार्मूले के तहत एटम बम तैयार कर सकें। मैं समझता हूँ कि पूरे इस्लामी ममालिक में आपका मुल्क ऐसा है जो एटम बम की तैयारी के लिए काम कर सकता है। जब आप एटम बम तैयार कर लेंगे तो इसराइल को अच्छी तरह ये मालूम हो जाएगा कि आपका तैयार करदा बम पूरी इस्लामी ममालिक के काम आ सकता है। इस तरह उनकी ताकत और हौसला कम हो जाएगा और इससे फलस्तीनियों के मकासद आसानी से पूरे हो सकेंगे। शाकिर सरात ने पूरा मंसूबा तफसील से बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसराइली एटम बम चुराएं और इक्रिमा उन्हें दोबारा एटम बम सप्लाई कर दे, सर सुल्तान ने कहा। नहीं, अव्वल तो इक्रिमा ऐसा नहीं करेंगे। अगर उसने ऐसा करना होता तो फिर यकीनन वो अब तक इसराइल को एटम बम सप्लाई कर चुका होता। फिर इसराइल को इतना अरसा मेहनत करने और इतना रुपया लगाने की जरूरत पेश न आती। ये दरअसल इक्रिमा और रूसिया की पॉलिसी है कि एटमी हथियार दूसरे मुल्कों को ना सप्लाई किए जाएं और अपनी चौधराहट कायम रखी जाए। अगर इक्रिमा ने इसराइल को बना बनाया एटम बम सप्लाई किया तो रूसिया भी लीबिया को सप्लाई कर सकता है और अपनी शुक्रान पकेशिया को सप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया एटमी हथियारों से लेस हो जाएगी, जिसका नतीजा लाजिमन आखिरी और मुकम्मल तबाही होगा। शाकिर सरात ने तकरीर करते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइली एटम बम चुराए और इसे आपके हवाले कर दे। इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। आप अच्छी तरह गौर कर लें, ये कोई मजबूरी नहीं है और ना ही ये कोई सौदेबाजी है। इसराइली सीक्रेट सर्विस GP5 इंतहाई खतरनाक है। इसके बावजूद मेरी ये ख्वाहिश है कि आप फलस्तीनियों की इमदाद जरूर करें। आपका ये एहसान हम क़यामत तक नहीं भूल सकेंगे। शाकिर सरात ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आपको इस सिलसिले में मुतला कर दिया जाएगा। सदर ममलकत ने गंभीर लहजे में कहा और फिर वो उठ खड़े हुए, जिसका मतलब था कि मीटिंग बर्खास्त। और फिर सदर साहब शाकिर सरात के साथ ही मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले गए और सबसे आखिर में इमरान उठा और फिर वो भी मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इमरान दानिश मंजिल में मौजूद था। उसने ब्लैक जीरो को इस मीटिंग का तमाम हाल बता दिया। फिर आपने क्या फैसला किया है कि आप इस केस को डील करेंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि शामिल का यहूदियों से भरपूर इंतकाम लिया जाए। मैंने इस तबाही को बुरी तरह महसूस किया था और उस वक्त भी मैंने इंतकाम के मुतालिक सोचा था, मगर चूंकि कोई लाए अमल सामने नहीं था इसलिए खामोश हो रहा। इमरान ने जवाब दिया, मगर इमरान साहब, इसराइल के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं और न ही हमारा कोई फॉरेन ऑफिस वहां काम कर रहा है। ऐसी हालत में हम वहां कैसे काम करेंगे? ब्लैक जीरो ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, जो मुजरिम हमारे मुल्क में आते हैं उनके फॉरेन ऑफिस यहाँ काम कर रहे होते हैं? हमने वहां बतौर सीक्रेट सर्विस काम नहीं करना। इमरान ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा,
ओह, तो आपका मतलब है कि आप मुजरिमों की हैसियत से काम करने का इरादा रखते हैं, ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, इसराइल और GP5 की नजर में हमारी हैसियत मुजरिमों जैसी होगी और मैं मुजरिमों का सरगना यानी उनका बॉस। मजा आ जाएगा ब्लैक जीरो। मैं कभी कभी सोचता था कि काश मैं भी मुजरिम होता और सीक्रेट सर्विस से टकराता, मगर आज तक दिल की हसरत दिल में ही रही। बहरहाल अब वो मौका आ गया है, इमरान ने बड़े ही जोशीले अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि आप नाकाबिले तस्वीर मुजरिम साबित होंगे, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, कोई मुजरिम नाकाबिले तस्वीर नहीं होता। बेचारा मुजरिम तो खूबसूरत सी औरत के हाथों तस्वीर हो जाता है और फिर मेरे साथ जूलिया भी होगी। उसकी मौजूदगी में भला मैं नाकाबिले तस्वीर कैसे रह सकता हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो के हलक से बेख्तियार कहकहा निकल गया। मेरा ख्याल है कि तुम नुमानी, चौहान और तनवीर समेत यहाँ रहो, ताकि अगर हमारी अदम मौजूदगी में कोई मसला खड़ा हो जाए तो तुम आसानी से उससे निपट सको। मैं अपने साथ जूलिया, सफ्तर, कैप्टन शकील और जोसेफ को ले जाऊंगा। बस मुजरिमों की इतनी बड़ी तंजीम इसराइल की GP5 के लिए काफी है, इमरान ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जूलिया यहाँ रहे और मैं आपके साथ जाऊं? वो यहाँ का मसला बड़ी आसानी से संभाल सकती है, ब्लैक जीरो ने उम्मीद अफजा लहजे में कहा। अरे नहीं, ये गजब ना करना। बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये मौका निकाला है कि तनवीर की अदम मौजूदगी में जूलिया के साथ चंद दिन गुजार सकूं। और दूसरी बात यह है कि फिर तो मैं वाकई नाकाबिले तस्वीर मुजरिम बन जाऊंगा, जो मैं बनना नहीं चाहता। और तीसरी बात यह है कि तुम जूलिया की जगह कैसे ले सकते हो? अभी मेरा ज़ौक इतना घटिया नहीं हुआ, इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। और ब्लैक जीरो जवाब में खिसियानी सी हंसी हंस कर रह गया। इसराइली सरहद से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव में हर तरफ कच्चे झोंपड़े नुमा मकान फैले हुए थे। सिर्फ गांव के दरमियान में एक 2 मंजिला पुख्ता मकान था। ये पुख्ता मकान गांव के सरदार जुबैर बिन तालिब का था। ये अरबों का गांव था जो सहरा के किनारे पर वाक़या था। इस गांव के बाद एक खौफनाक सहरा था। ये खौफनाक सहरा 500 किलोमीटर में फैला हुआ था और इस सहरा में कहीं भी कोई पानी का चश्मा या नखलिस्तान नहीं था, इसलिए इसे नाकाबिले अबूर समझा जाता था। सहरा में हर वक्त खौफनाक आंधियां चलती रहती थीं, इसलिए आज तक किसी काफिले ने इस सहरा को अबूर करने की जुर्रत ना की थी। इस सहरा के खात्मे पर इसराइल की हदूद शुरू हो जाती थी। गांव के पुख्ता मकान में इस वक्त इमरान, जूलिया, सफ्तर, कैप्टन शकील और जोसेफ मौजूद थे। उनके जिस्मों पर अरबी लिबास था और कमरे में हर तरफ मोटे कपड़े के कई बड़े बड़े थैले बिखरे पड़े थे। वो थोड़ी देर पहले ही एक खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इस गांव में पहुंचे थे और इमरान का इरादा इस सहरा को पार करके इसराइल में दाखिल होना था। क्या हम किसी और जरिए से इसराइल में दाखिल नहीं हो सकते? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल दाखिल हो सकते हैं। वहां हवाई जहाज जाते हैं, ट्रेनें जाती हैं, हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं, कारों के जरिए भी इंसान जाते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि इस खौफनाक सहरा से गुजर कर जाएं? जूलिया ने जलाए हुए लहजे में कहा। सुनो जूलिया, इस वक्त हम जिस मिशन पर जा रहे हैं ये हमारी पेशा वराना जिंदगी का सबसे खौफनाक और इंतहाई खतरनाक मिशन होगा। इसराइल की खुफिया तंजीम GP5 दुनिया की इंतहाई खौफनाक और खतरनाक तंजीम है। वो इसराइल की हदूद में रहने वाले एक एक आदमी की नकलो हरकत की निगरानी करते हैं और जहां उन्हें जरा सा भी शुबा पड़ जाए फिर बगैर किसी मजीद पूछ-गिछ के वो गोली मारकर आइंदा के लिए अपना दर्द सर खत्म कर देते हैं। और हाँ, हम वहां मुजरिमों की हैसियत से जा रहे हैं। वहां हमारा कोई दोस्त ना होगा, कोई इमदादी ना होगा,
कोई यहूदी वहां पूरी दुनिया की दौलत लेकर भी इस मुल्क के खिलाफ काम करने को तैयार ना होगा। ले देकर अगर कोई हमारी मामूली सी इमदाद कर सकेंगे तो वो अरब होंगे जो वहां के बाशिंदे हैं, मगर GP5 सबसे ज्यादा तवज्जो इन अरबों पर देते हैं। अगर हम किसी भी मारूफ रास्ते से किसी भी बीच में वहां दाखिल होंगे तो हमारी इतनी कड़ी निगरानी की जाएगी कि हम सिवाय सैर करने के उंगली भी ना हिला सकेंगे। इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया है कि हम ऐसे रास्ते से इसराइल में दाखिल हों जिस रास्ते से किसी के आने का इम्कान तक ना हो। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा,